हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पाठ 1 में है भाषा और व्याकरण। आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य अपने विचारों और भावों को संकेतों द्वारा प्रकट करता था, किंतु संकेतों द्वारा सभी विचारों एवं भावों को प्रकट करना संभव नहीं है। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य एक कैसा है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो क्या है कि जब भाषा नहीं थी तो मनुष्य अपने विचारों और भावों को क्या करता था, संकेतों द्वारा प्रकट करता था, लेकिन संकेतों द्वारा सभी विचारों और भावों को प्रकट करना संभव नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर, अब क्या बताया जा रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार जान सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपने विचारों को क्या करते हैं, बोलकर या लिखकर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। अब आता है भाषा के रूप। तो भाषा की परिभाषा तथा पिछले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से 2 रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो पहले हम देखेंगे कि मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक का शाब्दिक अर्थ है मुख से बोलना। यह भाषा का मूल रूप है। जब हम अपने विचारों एवं भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहा जाता है। बातचीत के दौरान हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, हम अपने भावों और विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर, दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं, वो कहलाता है हमारी मौखिक भाषा। अब यहाँ पर एक जो पिक्चर दिया है, इसमें देखो ये 2 लड़कियाँ टेलीफोन पर बात कर रही हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे भाषा का कौन सा रूप हो गया? कौन सा रूप है ये हमारे भाषा का? मौखिक रूप। अब आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। जब हम अपने विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसके लिए लिपि, चिन्हों अथवा अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा का औपचारिक रूप होता है और स्थायी होता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि लिखकर हम अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं और सामने वाला उनको पढ़कर समझता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिखित भाषा कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसमें 2 लड़के हैं। उसमें देखो दोनों, एक लड़का क्या पेन कागज़ रखे हुए है और एक लड़का उसमें कागज़ को रखे हुए हैं। तो वो क्या कर रहा है उसमें, अब वो अपने भावों और विचारों को लिखित भाषा के रूप में ही अपने भावों विचारों को एक दूसरे को समझा रहे हैं। अब आता है हमारे भाषा के अंग। अब क्या आता है हमारे भाषा के अंग? तो भाषा के अंग, भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिसका सहारा लेती है वे उसके अंग अथवा इकाइयाँ कहलाती हैं। तो भाषा के अंगों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो पहले हम देखेंगे ध्वनि। मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर ध्वनि कहलाता है। मौखिक भाषा में केवल इनका ही प्रयोग किया जाता है। जब हम अपनी मौखिक भाषा में केवल इनका ही प्रयोग होता है। जब भी हम कोई शब्द या कोई भी चीज़ बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, उसमें ध्वनि निकलती है। तो अब आता है वर्ण। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके अन्य खंडन न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण में हमारे अ, क, ख, इन वर्णों का हम क्या है, इनका खंडन नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब आता है शब्द। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब
वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। जब वर्णों को हम जोड़ते हैं तो वो हमारे किसका रूप ले लेते हैं, क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। जैसे सा प्लस रा प्लस बा प्लस ता, तो क्या बन गया हमारा, सरबत। इन चारों वर्णों को हमने मिला दिया तो उनको जोड़ के क्या बन जाता है, हमारा शब्द बन जाता है। तो वर्णों के मेल से ही हमारे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब आता है पद। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। शब्द और पद में मात्र एक ही अंतर होता है कि शब्द शब्दकोश में मिलते हैं जबकि पद वाक्य में मिलते हैं। अब आता है हमारे वाक्य। विचारों को व्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं वो हमारे शब्दों के समूह को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, उनको वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ देखो पिक्चर दिया हुआ है, एक लड़की बुक को पढ़ रही है तो उसका हम क्या वाक्य बना देंगे, ममता पढ़ रही है, लता खाना खा रही है। अब आता है हमारा भाषा का महत्व। तो भाषा के महत्व में भाषा के माध्यम से ही हमारा विकास होता है। वास्तव में भाषा विकास की सीढ़ी है। भाषा किसकी सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपता है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में जो प्रगति हुई उसका विस्तृत विवरण हमें भाषा से ही प्राप्त हुआ है। पुराने ग्रंथों का संग्रह भी भाषा में ही सुरक्षित है। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा विश्व की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। तो ये क्या है, हमारे भाषा का महत्व है। अब आता है हमारी बोली। बोली भाषा का ही दूसरा रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली का प्रयोग क्षेत्रीय भाषा के रूप में होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो बोली का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, विस्तृत होता है। भारत में कुल 281 बोलियां बोली जाती हैं। साहित्य में बोली का प्रयोग नहीं होता। अब जो साहित्य होते हैं हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें क्या है, बोली का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित होता है। भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, बुंदेली आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अब जो अपने अपने क्षेत्र में सीमित रूप से बोली जाती हैं ये हमारी हिंदी की प्रमुख बोलियां बताई गई हैं। अब आता है लिपि। सभी भाषाओं को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। उनके वर्णों की बनावट भी अलग होती है। इनको लिखने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। इन चिन्हों को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। अब नीचे देखो बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में भाषा और लिपि दी हुई है। अलग अलग भाषाएं दी हैं और उनके साइड में उनकी लिपि दी हुई है। जैसे हिंदी कौन सी लिपि में आती है, देवनागरी। मराठी कौन सी लिपि में आ जाती है, देवनागरी। फ्रेंच रोमन, उर्दू फारसी, तमिल पल्लव। तो ऐसे ही भाषा की लिपियाँ बताई गई हैं। अब आता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में भाषा के शुद्ध तथा अशुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण द्वारा ही प्राप्त होती है। अब इसमें हमें भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, व्याकरण द्वारा ही। अब यहाँ नीचे समझने के लिए देखो क्या दिया हुआ है, अशुद्ध रूप दिए हैं और शुद्ध रूप दिए हैं। कुछ इसमें अशुद्ध वाक्य हैं और फिर उनको शुद्ध करके लिखा गया है। तो पहले क्या दिया है, विद्यालय गया मैं था। तो ये क्या वाक्य हो गया, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं विद्यालय गया था। अब हम देखते हैं कि व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा क्या है, वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाता है व्याकरण कहलाता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाता है वह व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के भाग, तो व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। व्याकरण के मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो पहले हम देखेंगे वर्ण विचार।
इसके अंतर्गत वर्णों के भेद, प्रकार, आकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। और फिर इसके बाद क्या आता है? शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, प्रकार, उत्पत्ति, प्रयोग आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्या हमारा? वाक्य विचार। तो इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, संबंध, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इनमें क्या आ जाते हैं हमारे? ये वाक्य विचार के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आता है हमारा साहित्य। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज तथा विद्वान अपने ज्ञान तथा अनुभवों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं। पूर्वजों तथा विद्वानों द्वारा संचित किए गए ज्ञान कोश को ही साहित्य कहते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, गीता आदि साहित्य की ही धरोहर है। अब हम साहित्य की परिभाषा देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी भी भाषा के संचित या सुरक्षित ज्ञान कोश को साहित्य कहा जाता है। अब इसमें क्या है? किसी भी भाषा के एक संचित या सुरक्षित, जो सुरक्षित करके रखा जाता है ज्ञान कोश, उसको क्या बताया गया है? साहित्य कहा गया है। अब साहित्य की विधियाँ बताई हैं। तो रचना के आधार पर साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? पद्य और गद्य। तो अब इसमें बताया है कि पद्य और गद्य क्या है। जब आजा तुझको बहन बना लूँ और बनूँ मैं भैया, मेरे मटमेल आंगन में फुदक रही गौरैया। अब इसमें क्या है? जैसे यह साहित्य का पद्य रूप है। यह साहित्य का कौन सा रूप है? पद्य का रूप है। इसके अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद, गीत, कविता आदि आते हैं। अब पद्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे गीत, कविताएं, ये सारी चीज़ें पद्य के अंतर्गत ली जाती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? गद्य की। तो गद्य में क्या है? किसी भी नाटक, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, एकांकी, इसके बारे में बताया जाता है। तो गद्यांश में जैसे मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितने हिंदुओं के लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवदिगार की ही औलाद हैं। यह साहित्य का गद्य रूप है। इसके अंतर्गत पत्र, जीवनी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, एकांकी आदि आते हैं। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि नाटक, रेखाचित्र, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, पत्र ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे साहित्य की 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी 2 विधियाँ हैं हमारे साहित्य की? गद्य और